आज रविवार है और हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है हमारा खास कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है योग, प्राकृतिक और आपका स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़ी बातें आपको बताते हैं, कैसे आप योग के जरिए एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इस काम में प्राकृतिक चिकित्सा कितना आपका सहयोग करती है। आज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी और प्राकृतिक चिकित्सा के जाने माने विशेषज्ञ बीके झा जी। आज का विषय है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए योग आपकी किस तरीके से मदद करता है, चलिए जानते हैं डॉक्टर बीके मिश्रा जी से। सभी दर्शकों को डॉक्टर बीके मिश्रा योगाचार्य को सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक विशेष रोग से संबंधित योग के विषय में आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप रोग मुक्त जीवन जी सकें। मैं डॉक्टर बीके मिश्रा योग आरोग्य विज्ञान संस्थान जो रजिस्टर्ड है और उसकी एक शाखा है राजहाता कटिहार में, पावर हाउस के नज़दीक, और पिछले 15 सालों से वो कार्यरत है। आज का विषय है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि योग क्या कर सकता है, और बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये बहुत ही आसान है। योग माध्यम से आप अपने को ब्लड प्रेशर से मुक्त पा सकते हैं। पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन आप रोग मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत ही आसान है रास्ता, नहीं तो ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ती है और एक भय लगा रहता है कि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो घटना सामने है। तो ऐसा क्यों जीवन जिए, और क्यों ना आसान तरीका योग के माध्यम से आप अपने को पूर्ण स्वस्थ कर लें। दवा लेनी बंद हो जाएगी और कुछ ही दिनों में 10-10 साल, 15-15 साल से आप दवा ले रहे हैं, जो भी पिछले कई सालों से मेरे पास आए हैं और कुछ ही दिनों में अपने को ठीक करके और वो यहाँ से गए हैं, इसी योग आरोग्य विज्ञान योगाश्रम में राजहाता में। योगासन के माध्यम से ब्लड प्रेशर से मुक्ति। योगासन करने से पहले 2 बातें आपको बता दूं कि योगासन में के दौरान सांस की गति ऊपर जाने की और नीचे जाने की मैं बताता रहूँगा। शरीर की गति के साथ साथ सांस की गति और मन का एकाग्र होना, तीनों के ताल लयबद्ध होने चाहिए। शरीर की गति से के साथ साथ सांस की गति और मन आपका वहाँ रहे जहाँ लाभ लेना है, मतलब हृदय क्षेत्र में रहे। वो जो है सो उस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, मन होना चाहिए और उस पे आपका केंद्रीभूत होना चाहिए मन का। तो ये जानना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था। तो आइए हम कुछ आसनों के माध्यम से ये समझें कि कैसे हम करें कि हृदय क्षेत्र को हम विकसित करें, एक्सपैंड करें और इसे कार्यशील बनाएं, मजबूत करें। ठीक है, तो मजबूत हो जाएगा ये हृदय प्रदेश, तो ब्लड प्रेशर करने की, प्रेशर लगाने की ताकत बढ़ जाएगी, और ताकत बढ़ जाएगी तो आपके शरीर के लोड को, मानसिक लोड को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ताकत बढ़ाने के लिए योगासन। भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ कंधे के बगल में रख लीजिए। दोनों पैर को सटा दीजिए, दोनों पैर को सटा दीजिए एक सीध में, सर से लेके पांव तक। अब हम शरीर की गति और सांस की गति, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। मन आपका उस क्षेत्र पे, हृदय क्षेत्र पे हो, और इस प्रकार
भुजंगासन। सांस लेते हुए ऊपर, यहाँ थोड़ी देर रुक जाएं, मन को ले जाएं हृदय प्रदेश पे। जैसे कि सांस यहाँ भर ली है मैंने, सांस छोड़ते हुए जमीन पे आ जाएं। इसे कम से कम 10 बार करनी चाहिए। फिर देख लें, सांस लेते हुए शरीर उठ रहा है तो सांस भी उठेगी, और सांस लेनी है। यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए, मन को एकाग्र कीजिए हृदय प्रदेश पे, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है ऐसा मन में भावना। सांस छोड़ते हुए जमीन पे। तो ताल लयबद्ध शरीर की गति, सांस की गति और मन, तीनों ताल लयबद्ध। एक बार और देख लें। पहले गर्दन, फिर कंधा, फिर पेट और कमर तक आप उठ जाइए सांस लेते हुए। यहाँ थोड़ी देर रुकिए, सांस को ऊपर ही रखिए। हृदय प्रदेश पे आप का मन, सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे। तो ये भुजंगासन। भुजंगासन के बाद अब पर्वतासन, पर्वत की तरह अपने शरीर को कर लेते हैं। उसके लिए आप इस प्रकार हो जाइए, दोनों बाजू और दोनों पांव जमीन पे, बाकी सब कुछ ऊपर। गर्दन को, कंधे को जितना पीछे ले जा सकें ले जाइए। यहाँ सहजता से सांस लेनी है, छोड़नी है। थोड़ी देर यहाँ रुकिए और मन एकाग्र कीजिए हृदय प्रदेश पे, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। फिर आप नॉर्मल हो जाइए और लेट जाइए। ये करनी है आपको, ये भी 10 बार करनी है। दूसरी बार देखिए पर्वतासन के लिए। हाथ आपका जमीन पे, दोनों पांव जमीन पे, बाकी सब ऊपर। गर्दन पीछे ले जाइए। यहाँ सहज सांस से आप थोड़ी देर रुके रहिए। पर्वतासन। इसके बाद अब आता है शशंकासन। शशंकासन के लिए वज्रासन में पहले बैठ जाइए। ध्यान रहे, शरीर की गति के शुरू होते ही सांस भी गति होनी चाहिए, ताल लयबद्ध होना चाहिए। तो सांस लेनी है और बाजू को उठाना है, जहाँ तक ले जा सके ऊपर आइए, थोड़ा पीछे करिए। अब सांस छोड़ते जाइए और बाजू को कान से सटे रहने दीजिए। कमर से नीचे उतरिए और ज़मीन तक आ जाइए। कपाल को ज़मीन पर रख लीजिए। थोड़ी देर विश्राम की स्थिति, सांस सहज। करीब 10 सेकंड तक आप विश्राम कर लीजिए। फिर दोबारा सांस लेते हुए बाजू ऊपर, थोड़ी देर यहाँ रुकिए। हृदय प्रदेश पे आप का ध्यान, सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे। कपाल को ज़मीन पे रख लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। तीसरी बार शशंकासन। पीठ के बल लेट करके आसन। तो इसमें हम करते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए इस प्रकार, और कमर क्षेत्र को ऊपर उठाते जाते हैं। दोनों बाजू को ठकने को पकड़ लेते हैं और कमर क्षेत्र को उठा के थोड़ी देर नॉर्मल सांस में, सहज सांस, थोड़ी देर यहाँ रुकें। हृदय प्रदेश पे आपका मन। तो सेतुबंध आसन। और जितना उठा सकें आप ऊपर रखिए, सांस को भी ऊपर रखिए। थोड़ी देर के लिए आप नॉर्मल सांस में रहें यहाँ। फिर सांस छोड़ते हुए जमीन पे।
विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन के लिए पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पाँव को अपने बटक के पास ले आइए, दोनों हाथ को ठकने के सहारे दोनों हाथ को यहाँ रख लीजिए, ठकने को बांध लीजिए। सांस लेते जाइए और कमर को ऊपर उठाइए। यहाँ नॉर्मल सांस में रहिए थोड़ी देर। आपका मन हृदय प्रदेश पे, वहीं से सांस लेनी है, छोड़नी है। हृदय प्रदेश फैल रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है। सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे देखिए। फिर से इसे कितनी बार करनी चाहिए? तो 10 बार करनी चाहिए, और ऊपर जितनी देर आप रह सकें। सांस लेते हुए अब यहाँ नॉर्मल सांस, सहजता से सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ी देर यहाँ रहिए, फिर सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे। तो ये आसन थे। बाईं करवट लेकर के उठ जाइए। कुछ प्राणायाम आप करते होंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम है, बीपी है की शिकायत है, तो आप प्राणायाम करते होंगे। लेकिन कैसे करना है आप मेरे से जानिए, फिर आपको लाभ मिलेगा। तो पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। लेकिन अनुलोम विलोम का शुद्धतम रूप जो है, जो योग में वर्णन है, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और वो इस प्रकार करने चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो देखिए, मुझे देखिए, सांस जितनी लंबी ऊपर ले जा सकें, तो धीमी गति होगी तो लंबाई बढ़ेगी, और हृदय प्रदेश पे आपका मन, इसको एक्सपेंड करते हुए आपको सांस लेनी है। पहली नाक से सांस लेनी है, दूसरी नाक से सांस छोड़नी है, वो भी लंबाई नीचे उतरनी चाहिए अधिक से अधिक। फिर दूसरी नाक से सांस लेनी है और पहली नाक से छोड़नी है। जितनी लंबाई ले जाएंगे ऊपर, उतना ही फायदा है। और वहाँ ऊपर पूरी लंबाई जो भर ली आपने सांस की, तो वहाँ रुक जाइए, सांस को रोक दीजिए, कुंभक कहते हैं, और हृदय प्रदेश पे आप केंद्रीभूत होइए, इसको एक्सपैंड होने दीजिए। तो शुरू करते हैं। आप देखिए, लंबाई भी बड़ी हो, धीमी गति। अभी ऊपर जाने दीजिए सांस को, यहाँ कुंभक कर लीजिए, रोक दीजिए सांस। हृदय प्रदेश पे आपका मन, शक्ति बढ़ेगी। सांस छोड़ते जाइए दूसरी नाक से, और नीचे उतार दीजिए सांस को, रोक लीजिए। फिर सांस लीजिए, लंबी सांस, और ऊंचाई जितनी ले आ सकें। आपका मन हृदय प्रदेश पे, उसकी कैपेसिटी बढ़ने पे, उसके एक्सपेंशन पे। पहली नाक से छोड़ दीजिए। एक बार और देख लीजिए। ऊंचाई में सांस ले जानी है, लंबी सांस होनी चाहिए लेने की। रुक जाइए, कुंभक कर लीजिए। हृदय प्रदेश पे आपका मन। दूसरी नाक से सांस छोड़ दीजिए। फिर दूसरी नाक से सांस लीजिए, लंबाई ऊंचाई अधिक हो। पहली नाक से सांस छोड़ दीजिए। तो आपने देखा नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो अनुलोम विलोम, लेकिन अनुलोम विलोम से भी शुद्धतम ये स्वरूप है जो आपको कारगर करेगा। अनुलोम विलोम आप करते होंगे, तो उससे तो लाभ नहीं मिल रहा होगा, मैं जानता हूँ।
लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम जो मैंने बताया उससे आप करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अब हम करेंगे कपालभाति और भस्त्रिका, करें या ना करें। तो ये मैं ये कहूँगा कि धीमी गति में आप कपालभाति करें और धीमी गति में भस्त्रिका करें। तो कपालभाति धीमी गति कैसे होगी, इससे ज़्यादा अधिक ना करिएगा। देखिए, सांस छोड़ना है कपालभाति में फोर्स लगाते हुए, तो धीमी गति फोर्स। तो ये कपालभाति, बहुत अधिक फोर्स नहीं लगाना है आपने। तो गति भी आपकी धीमी होनी चाहिए, फास्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फास्ट लोग कर लेते हैं, नहीं, ऐसा ना करें। और जो योग टीचर हैं उनके सामने करना चाहिए कपालभाति और भस्त्रिका, क्योंकि आपकी क्षमता, आपकी उम्र का ख्याल रखते हुए वो आपको सही रूप से आपको कपालभाति और भस्त्रिका बताएंगे, वैसे ही करना चाहिए। तो भस्त्रिका सांस भी लेनी है फोर्स से, छोड़नी भी है फोर्स से। फैलने दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। देखिए, फैलाव पे ध्यान आपका हृदय प्रदेश के। तो ये भस्त्रिका। मैं ये कहूँगा कि कपालभाति ना भी करें कोई बात नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम करें और धीमी गति में करें। ऊंचाई हो सांस लेने की और मन प्रदेश आपका हृदय पे हो, एक्सपैंड होगा, इसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। एक बार देख लीजिए फिर से। तो कपालभाति ना करके आप भस्त्रिका में समय दें। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भस्त्रिका, ये आपने जाना। और तीसरा है जो आसन और मुद्रा से जुड़ा हुआ है, वो है इस प्रकार। देखने को तितली आसन, लेकिन शांभवी मुद्रा तितली आसन में। शांभवी मुद्रा इस प्रकार, पूरी ऊंचाई में सांस को भरें, गर्दन को पीछे ले जाएं और इसे ऊपर की तरफ ताकत लगाएं और मन आपका हृदय प्रदेश पे, उसके एक्सपेंशन पे, उसकी कैपेसिटी बढ़ने पे, सांस भी ऊपर है, जितनी देर रह सकें आप। सांस छोड़ते हुए अपने को रिलैक्स कर लीजिए। एक बार और देखिए, सांस लेते जाइए, गर्दन को उठाते जाइए और ये ऊपर की तरफ अपने उठने की कोशिश। हृदय प्रदेश पे आपका मन, आपकी चेतना, इसकी शक्ति बढ़ेगी। सांस भी ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर लीजिए। तो ये जैसो आपको इतने प्राणायाम आपको करने हैं। अब है जो बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूरी तो ये सब भी है, लेकिन ब्लड प्रेशर को रिलैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट है। रिलैक्सेशन माने सहज रूप में आप लेटे रहना, और ये नाड़ी, उसमें आपको योग निद्रा बड़ा काम आता है। योग निद्रा 30 मिनट का होता है। इसके लिए तो आपको या तो मेरे आश्रम में आ जाइए, 30 मिनट तो यहाँ वक्त नहीं है। योग निद्रा अगर गूगल पे टाइप करेंगे योग निद्रा, या यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो योग निद्रा आ जाएगा, उसको आप सुनिए। और योग निद्रा सुनते हुए जो पोजीशन होनी चाहिए शरीर की, वो मैं बताता हूँ। शवासन, शवासन में लेट जाना होता है। दोनों बाजू बगल में, दोनों पाँव से लेकर सर तक एक सीधी लाइन में दोनों पाँव जुड़ा हुआ। योग निद्रा एक ऑडियो सिस्टम से आपको बजाना होगा। मोबाइल पे भी आप गूगल पे टाइप कर लीजिए या यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए योग निद्रा। ये 30 मिनट का है। यहाँ 30 मिनट के लिए जैसो समय नहीं है, तो आपको या तो मेरे आश्रम में आना होगा, योगाश्रम राजहाता पावर हाउस के पास, वहाँ आना होगा। वहाँ मैं योग निद्रा आपको कराऊंगा। बहुत बहुत ज़रूरी है,
ब्लड प्रेशर वालों के लिए योग निद्रा। तो इस प्रकार किया जाता है। अब वो ऑडियो है, सुनना है। कोई योग टीचर योग निद्रा कराए तो 30 मिनट का होता है, उसे आप सुनिए, योग निद्रा। और आखिरी में मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए सभी प्रचलित नाम हैं। वहाँ इसके लिए भी आपको कोई योग टीचर आपको मेडिटेशन सिखाए, और थोड़ा आपको जाना पड़ेगा उनके पास और मेडिटेशन करें, रिलैक्स करें मन को, शरीर को, चिंता ना करें, और खान पान आपका सही हो। यौगिक लाइफ स्टाइल कहते हैं, मतलब कि जो खान पान रोगी ना बनाए, वही है यौगिक भोजन। और लाइफ स्टाइल होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, कब खाएं, कितना खाएं और क्या भोजन करें। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि पूरा पेट भर ना खाएं। इतना अगर आप कर लेंगे, पूरा पेट भर ना खाएं, और कुछ दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए प्रोटीन आइटम आप कम कर दें। प्रोटीन आइटम क्या क्या है? दाल, दूध और दूध की बनी हुई कोई भी चीज़, और जो नॉन वेज वाले हैं वो नॉन वेज आइटम सारे के सारे। तो कुछ दिनों के लिए प्रोटीन आइटम को कम कर दें, भोजन की मात्रा कम कर दें, रात में अधिक देर तक ना खाएं, जल्दी खा लें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और टहलना ज़रूरी होता है। तो सुबह ठंडी हवा में टहलिए, ऑक्सीजन की मात्रा सुबह अधिक रहती है। तो इतने ही से आप अगर मुक्त हो जाएंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। सभी दर्शकों को मेरा नमन, हार्दिक नमन, प्यार भरा नमन। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए प्राकृतिक चिकित्सा के जाने माने विशेषज्ञ बीके झा से जानते हैं कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी ब्रजेश कुमार झा, प्राकृतिक चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड इन इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट एंड 0 वोल्ट थेरेपी। दोस्तों, आज के इस योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आपका स्वास्थ्य में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप। आइए हम आज जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि में रक्तचाप वैज्ञानिक आधार के साथ प्लस इसके साथ साथ आसान भाषा में रक्तचाप को हम लोग समझेंगे कि रक्तचाप कहते किसे हैं और इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या निवारण है प्राकृतिक चिकित्सा में। साथियों, ब्लड प्रेशर का अर्थ ही है रक्त का चाप। रक्त कहाँ दबाव डालता है? रक्त हमारी रक्त वाहिनियों में दौड़ता है, धमनियों में दौड़ता है। जब हृदय में संकोच और प्रसार, ये 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। जब हृदय संकुचित होता है तो शुद्ध रक्त हृदय से दूर शरीर के दूरस्थ भागों तक पहुंचता है धमनियों के द्वारा। तो बाहर जाती हुई, हृदय से शुद्ध रक्त बाहर जाती हुई धमनियों के अंतर दीवारों पर जो दबाव पैदा करती है वो सिस्टोलिक दबाव कहलाती है। और जब हृदय प्रसार होता है, संकुचन के बाद प्रसारण होगा, जब हृदय फिर प्रसार होता है, प्रसारित होता है, तो फिर उस समय जो रक्त का दबाव रक्त वाहिनियों के अंतर के दीवारों पर जो होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसका अभी रीडिंग जो है नॉर्मल रीडिंग कहा जाता है 120/80 बताया गया है। लेकिन इसके इतिहास को भी हम जानेंगे
1997 के पहले यही आंकड़ा 160/100 इतना नॉर्मल माना जाता था। उसके बाद ये आंकड़ा घटा और घट करके 150/90 इतना को स्टैंडर्ड माना गया। अब घट के 120/80 आ गया है। साथियों, जैसे ही इसका आंकड़ा घटते गया, रक्तचाप के मरीजों की संख्या उसी प्रकार से बढ़ती चली गई। आइए दोस्तों, रक्तचाप को हम समझें कि रक्तचाप ये किस प्रकार निर्धारित होता है, कौन इसका क्या उपयोग है हमारे शरीर में। साथियों, रक्तचाप का निर्धारण हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, हमारी किडनी, इस सबों के मिलित रूप से निर्धारित होता है। जब आपका हृदय जोर से धड़कने लगे, रक्त की गति तेज हो जाए, तो आपका रक्तचाप बढ़ गया। तो जब भी आपकी सांसों की गति तेज हो जाए, तो उस समय आपका रक्तचाप बढ़ा मिलेगा। यह एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए एक किसी खास परिस्थिति से निपटने के लिए शरीर पैदा करता है। फर्ज कीजिए, अगर हमारे सामने एक सांप आ जाए, तो अचानक सांप को देख करके हमारा हृदय का धड़कन तेज हो जाएगा, रक्त की धारा तेज बहने लगेगी। क्यों? क्योंकि उस समय तुरंत मस्तिष्क के निर्देश पर एक खास तरह का हार्मोन शरीर में सिक्रिट होता है। वो हार्मोन्स हमारे हृदय की धड़कन को तेज करता है, रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, ताकि हम अलर्ट मोड में आ जाएं, हम फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाएं। तो रक्तचाप का बढ़ना ये बीमारी नहीं है, क्योंकि उस समय अगर मेरा बढ़ा हुआ रक्तचाप है, जब सांप को देखा तो बढ़ गया, तो क्या हम रक्तचाप के मरीज हो गए? नहीं। जब कभी हम क्रोध में होते हैं तो उस समय भी रक्तचाप हमारा बढ़ जाता है। तो किसी खास परिस्थिति में, किसी खास समय रक्तचाप बढ़ जाए तो क्या हम उसके मरीज हो गए? नहीं। लेकिन जब ये बढ़ी हुई अवस्था सदैव बनी रहे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सिग्नल है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, जिससे कि ये रक्तचाप बढ़ा हुआ सदैव रह रहा है। दोस्तों, मैं एक रोचक जानकारी आपके सामने देना चाहूँगा कि हम सभी ब्लड प्रेशर जांच कराने पर जहाँ कहीं भी देखते हैं तो हम तुरंत अपना ब्लड प्रेशर जांच करा लेते हैं, और कभी कभी सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर जांच करा लेना चाहिए। तो जब हम जाते हैं हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के पास, तो जितना बड़ा हॉस्पिटल, जितना बड़ा डॉक्टर, जितने उम्रदार डॉक्टर, रक्तचाप हमारा उस समय उसी अनुपात में बढ़ जाता है। और उस समय अगर हमारा रक्तचाप जांचा जाए तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन पुनः हम हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और मेरा रक्तचाप सामान्य हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर के सामने रक्तचाप बढ़ा हुआ मिलेगा तो हमें रक्तचाप का मरीज बता दिया जाएगा, जबकि वास्तविकता है कि हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही रक्तचाप मेरा सामान्य हो जाता है। इसे मेडिकल भाषा में इसे व्हाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं, और कहा गया है कि 80% मरीज जो हैं वो व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। यानी कि अगर वो सिर्फ एक बार गए और जांच कराया और रक्तचाप बढ़ा हुआ मिला और वो दवा शुरू कर दिए, तो वो एक प्रकार से अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि दवा रक्तचाप की जब चल जाती है तो फिर उसे जीवन पर्यंत खाने की बात बताई जाती है। तो आइए अब इसके कारण को जानें कि क्यों रक्तचाप बढ़ता है। बढ़ा हुआ रक्तचाप हमेशा बना रहता है अगर,
तो कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं मुख्य रूप से। पहला तो हमारे रक्त में जब गंदगी मिल जाती है, हमारे शरीर में पेट में जमी हुई गंदगी जब धीरे धीरे रक्त में मिल जाती है तो रक्त गंदा हो जाता है और उसके कारण रक्त धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े रक्त में प्रवाहित हो रहे जो कण हैं, गंदगियां हैं, वो धीरे 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 धमनियों की दीवारों में बैठने लगते हैं और नलिकाओं में बैठ करके वहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार करते हैं। और जब ब्लॉकेज वहाँ होने लगता है, यानी कि रक्त के प्रवाह में जब बाधा होने लगती है, तो फिर रक्तचाप बढ़ जाएगा। जैसे कि एक ट्यूब में पानी प्रवाहित किया जाए एक निश्चित धारा से, और उसे अगर हम दबाएं हाथ से, अगर उस ट्यूब को हम हाथ से दबाने का काम करेंगे तो उस ट्यूब के भीतर का दबाव बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही जब अवरोध पैदा होने लगता है धमनियों में ब्लॉकेजेस के द्वारा, तो रक्तचाप हमारा बढ़ा मिलता है। तो ये सिग्नल है, रक्तचाप का बढ़ना ये सिग्नल है कि कहीं न कहीं ब्लॉकेजेज है। अब दूसरा कारण है कि हमारी धमनियों की दीवारें कड़ी हो जाती हैं। इसके कारण भी हमारा रक्तचाप नियंत्रित नहीं होता, बढ़ जाता है। तो दोस्तों, क्या अगर बढ़ा हुआ रक्तचाप है तो हम दवा लेकर के रीडिंग को सही कर लें? ये करना उस सिग्नल को मिटा देना है। ठीक वैसे जैसे कि गाड़ी में जब तेल चला जाता है रिजर्व में, तो एक ब्लिंक करने लगता है, एक लाइट ब्लिंक करने लगता है, वो सिग्नल है। अगर उस लाइट को हम बंद कर दें तो हम कारण को नहीं पता किए और उस सिग्नल को ही बीमारी मानकर उसको हमने बंद कर दिया। तो ब्लड प्रेशर के रीडिंग को ठीक करके अगर हम समझते हैं कि हम ठीक हैं, तो ये हमारी भ्रांत धारणा है, क्योंकि इस ब्लड प्रेशर का जो कारण है उसका मैंने निवारण नहीं किया। कारण इसका है ब्लॉकेजेस। तो ब्लॉकेजेस को हमको ख़त्म करना है। अगर ये ब्लॉकेजेस 60% हो जाए और तत्काल अगर हम 50% नमक कम कर दें, चिकनाई को हम बंद कर दें, तो ब्लॉकेजेस का बढ़ना बंद हो जाएगा, बढ़ना रुक जाएगा। और उसी समय अगर हम अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा को बढ़ा दें, उसके खाने को ढंग को बदल दें, तो फिर ये ब्लॉकेजेस घटने लगेंगे। निदान इसका यही है। लेकिन हम दवा लेकर के ब्लड प्रेशर का रीडिंग मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि इसका वास्तविक निदान नहीं है। इसीलिए हम जीवन पर्यंत दवा खाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दो कारण थे मुख्य रूप से, और 95% जो है सामान्य ही कारण हैं रक्तचाप के। कुछ असाधारण कारण भी हैं, जैसे कि कभी किडनी खराब हो जाए तो भी रक्तचाप बढ़ जाता है। कोई संवेदनशील प्रकृति का व्यक्ति हो तो उसका भी रक्तचाप बढ़ने लगता है। जो अधिक क्रोध में बराबर रहता हो तो भी रक्तचाप उसका बढ़ा रहेगा, और धीरे धीरे इसके रक्तचाप बढ़ने का कारण होगा कि उनकी रक्त नलियों का कड़ा हो जाना। तो अपनी संवेदनाओं के प्रति भी हमें सतर्क रहना है। इसके अलावे कुछ गलत आदतें हैं, नशीली आदतें, जैसे बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, शराब, अफीम, गांजा, ऐसी नशीली आदतों का अगर हम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो इसके कारण भी हमारी रक्त नलिकाएं कड़ी हो जाती हैं, जो उच्च रक्तचाप का कारण बनती हैं। तो ये इसके विभिन्न तरह के कारण थे, और अब हम जानेंगे कि इसके क्या लक्षण प्रकट होते हैं हमारे शरीर में। जब हम
उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हो जाते हैं तो इसके कारण हमारे सिर में दर्द होने लगता है, सिर में चक्कर आने लगता है, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, शक्तिहीनता आ जाती है, जल्दी हम थक जाते हैं, सुस्ती छाई रहती है। ये सब जब इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो अभी आपने जाना कि रक्तचाप है क्या, क्यों होता है और इसके क्या लक्षण हैं। अब अगर हम कारण जान लिए हैं तो निवारण भी कारण के साथ साथ ही है। अगर शरीर में ब्लड हमारा गंदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर में गंदगी जमा हो रही है, तभी तो वो ब्लड में पहुंच रहा है। तो निवारण इसके साथ ही है कि शरीर में जमी गंदगियों को हम बाहर कर लें। हमारे भोजन में जो गड़बड़ियां हैं जिसके कारण ये गंदगी पैदा हो रही है उसको हम ठीक कर लें, डाइट मॉडिफिकेशन कर लें, तो फिर ये इसका निदान मिल जाता है। तो डाइट मॉडिफिकेशन में सबसे पहला चीज़ है, एक मैं बताना चाहूँगा, ए काइंड ऑफ डाइट जिसका नाम है DIP डाइट। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ब्लड प्रेशर में लाभ मिलेगा और ये लाभ आपको 7 दिन में दिखने लगेगा। आपका प्रेशर दवा लेने के बाद जितना रहता था, आप देखेंगे कि इस डाइट को लेने के बाद आपका प्रेशर दवा से दवा लेने के बाद जितना होता था उससे कम होने लगेगा। तो आपको दवा भी कम करनी पड़ेगी उस हिसाब से, फिर अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करके दवा को भी टेपर डाउन करना होगा, नहीं तो फिर लो ब्लड प्रेशर का शिकायत हो जाएगा जो कि अधिक खतरनाक है। तो साथियों, DIP डाइट का मैं शॉर्ट में कह दूं, वैसे ये बहुत प्रसिद्ध डाइट आजकल हो गया है ये, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में इसका कह दूं कि आपको दिन के 12 बजे तक थोड़ा बदलाव करना है अपने नाश्ते को बंद करके। नाश्ते को बंद करने का मतलब जो हम ट्रेडिशनल नाश्ता लिया करते थे, ब्रेड, बिस्किट, रोटी, सब्जी, छोले भटूरे, पूड़ी सब्जी, उसको हम बंद कर दें और उसके जगह पे फलों का प्रयोग कर दें। सिर्फ़ और सिर्फ फल का खाएं, 4 तरह के फल आप खाएं, जो भी आपको अच्छा लगे। खास करके रीजनल और सीजनल फलों का प्रयोग आप कर सकते हैं और भरपूर खाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये दिन के 12 बजे तक आप फलों का प्रयोग करें और जब दिन का भोजन होता है, जिसे लंच कहते हैं, लंच में आप 2 प्लेट बनाएं, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 में आप भरपूर सलाद का प्रयोग करें, 300-400 ग्राम सलाद, 3-4 तरह की कच्ची सब्जियों का। और प्लेट नंबर 2 में आप जो ट्रेडिशनल फूड के तौर पर लेते हैं, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, जो भी लेते हैं वो आप ले सकते हैं। छोले भटूरे भी चल सकता है अगर आप उसके आदी हैं तो। अब ये 2 प्लेट आपका तैयार है, तो लंच में पहले आप प्लेट नंबर 1 को फिनिश करेंगे, इसके बाद ही प्लेट नंबर 2 में हाथ लगाएंगे। तभी ये डाइट जो है आपके लिए दवा की भांति काम करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स करके साथ ही साथ चलेंगे, या पहले प्लेट नंबर 2 ले लिए फिर प्लेट नंबर 1 लेंगे, नहीं। इसे इसी क्रम में लेना है। पहले प्लेट नंबर 1 को ख़त्म करना है, यानी कि सलाद को खा लें, उसके बाद फिर प्लेट नंबर 2 पे लग जाएं। और यही चीज़ आप फिर अपने डिनर में भी या रात्रि के भोजन में भी कर लें। एक बदलाव की मैं और गुजारिश करूँगा कि हमारे जीवन शैली में ये शामिल हो गया है कि हम लेट नाइट भोजन लेते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, अगर हम लेट आवर लेने वाले हैं तो आज न कल हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल ये पड़ेगा ही पड़ेगा। हम किसी न किसी प्रकार के रोगों से ग्रस्त होंगे ही होंगे। जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ में ही ये आता है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज़ है,
जितने भी डिजीज ऐसे कहे जा रहे हैं, ये सभी लाइफ स्टाइल के कारण पैदा हैं। तो लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा जो हमारे लिए ख़तरनाक है लेट नाइट ईटिंग। तो हम अपने इस भोजन को, लेट नाइट वाले भोजन को शिफ्ट करें, डिनर को शिफ्ट करके हम ले आएँ 7 बजे तक। 7 बजे, संध्या 7 बजे तक अपना फिनिश कर लें, अधिकतम से अधिकतम 8 बजे तक। इसके आगे हम किसी भी हाल में ना जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा और इसका लाभ आपको दिखेगा। तो ये हुआ डाइट मॉडिफिकेशन। इसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर में काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये आप इसका लाभ 6 से 7 दिनों में आपको दिखेगा। इसके अलावा जो चिकित्सा है, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में, उसमें चूँकि गंदगी ब्लड में मिल जाती है तो प्राकृतिक चिकित्सा में पहले शरीर से गंदगी बाहर की जाती है। इसके लिए पेट पर मिट्टी की पट्टी, फिर एनिमा के द्वारा गंदगी, शरीर में जमी गंदगियों को बाहर किया जाता है। दूसरा, कुछ अगर मोटे लोग हैं, मोटापा भी एक कारण है, मोटापा के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ओवरवेट हो जाने पर, ओवरवेट भी एक कारण है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भेपर बाथ यानी कि वाष्प नहान, भाप से उनको स्नान कराया जाता है, तो भेपर बाथ हम देंगे। इसके अलावे लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन यानी कि पाँवों का गर्म स्नान, पैरों का गर्म स्नान कहें आप इसे सामान्य भाषा में, कि बड़े बाल्टी में पानी गर्म ले लें, उसमें दोनों पाँवों को डाल दें, जितना सहन कर सकते हैं तो फिर उन दोनों पाँवों को डाल दें और आधे घंटे बैठ जाएं। सिर पे टॉवल को भिजा करके ठंडे पानी में उसे सिर पे रख लें, सिर को थोड़ा सा भींगा करके उस पर रख लें, सिर पे उस टॉवल को रख लें। तो ये एक चिकित्सा हो जाती है इसकी। और इसका तो आश्चर्यजनक परिणाम आपको बता दें कि अगर किसी का सडन ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, काफ़ी हाई हो गया, अब हम घबराते हैं कि क्या करें, पैनिक सिचुएशन हो जाता है, तो साथियों आप इमीडिएट बड़े बाल्टी में पानी गर्म करके उसमें दोनों पाँव को उसमें डुबा दें, सर पे ठंडी पट्टी रख दें। आप हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे कि 20 मिनट में 20 पॉइंट प्रेशर डाउन हो जाएगा। ये इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट के तहत ये बात बताई गई है। आइए साथियों, आशा है कि इतनी जानकारी के बाद ब्लड प्रेशर हमारे लिए बहुत ही न जानने वाला रोग नहीं रह गया, बहुत ही आसान, इससे निकलने के लिए आसान सा रास्ता हमें मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हितकर होगी और आप इसका लाभ ले पाएंगे। चलिए, आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप योग आरोग्य केंद्र राजहाता में संपर्क कर सकते हैं, जहां डॉक्टर बीके मिश्रा जी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राजहाता स्थित बीके झा से जान सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।